एक छोटे से गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के ठीक बगल में एक पुराना खंडहर जैसा घर था। गांव में यह चर्चा थी कि उस घर में भूतों का परिवार रहता है, लेकिन रमेश इन बातों को नहीं मानता था। एक रात रमेश और उसकी पत्नी सीमा खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक रमेश की नजर पड़ोसी के घर की छत पर गई। वह चौंक गया। वहां एक आदमी और एक औरत खड़े थे। उनकी छाया साफ दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे आपस में बातें कर रहे हों। सीमा ने डरते हुए पूछा, यह तो वो घर है जिसमें कोई रहता नहीं। फिर ये लोग कौन हैं? रमेश ने कहा। कोई गांव के बच्चे होंगे, मजाक कर रहे होंगे। चलो सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश अपने खेत से लौट रहा था तो उसने फिर से उस घर के पास से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा। इस घर में कोई रहता तो नहीं, फिर ये आवाज कैसी? वह अंदर झांकने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह बात रमेश ने सीमा को बताई और अब दोनों को यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। लोग कहते थे कि उन्होंने रात में छत पर एक आदमी और औरत को बात करते हुए देखा है। कुछ लोग कहते थे कि उनके दो बच्चे भी हैं, जो कभी कभी आपस में खेलते और हंसते हैं। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बच्चों को यह कहते सुना है। माँ, हमें यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? माँ ने जवाब दिया। जब तक कोई हमारी मदद नहीं करेगा। रमेश और सीमा ने एक रात हिम्मत की और उस घर में जाने का फैसला किया। जब वे घर के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें ठंड का एहसास हुआ। तभी एक औरत की आवाज सुनाई दी। क्यों आए हैं हमारे घर? रमेश ने कांपते हुए कहा। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहती हैं। वहां भूतों का परिवार दिखाई दिया। एक आदमी, एक औरत और उनके दो बच्चे। आदमी ने बताया, हम इसी घर के मालिक थे। गांव वालों ने हमें यहाँ से निकाल दिया और हमारी हत्या कर दी। अब हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारे बच्चे हर रात खेलते हैं, लेकिन किसी को हमारी आवाज सुनाई नहीं देती। रमेश और सीमा ने गांव के बुजुर्गों को इस बात की जानकारी दी। गांव वालों ने माफी मांगी और भूतों के लिए मंदिर में प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद भूतों का परिवार गांव वालों को आखिरी बार छत पर दिखा और फिर गायब हो गया। उसके बाद उस घर से कोई आवाज नहीं आई और गांव में शांति हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी के साथ अन्याय न करें। गलतियों का प्रायश्चित करने से ही शांति मिलती है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जो चुड़ैल वाली हवेली के नाम से मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है, लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गांव के लोग उससे डरते थे, पर एक अजीब बात यह थी कि जिसने भी उसे देखा, वह कहता था वह खुद डर के मारे कांप रही थी। राजू, गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का, इस चुड़ैल की सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों सुमित और नेहा से कहा। चुड़ैल वाली हवेली में जरूर कोई रहस्य है। क्यों ना आज रात हम वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएं। नेहा ने डरते हुए कहा। नहीं राजू, वहां मत जाओ। जो भी वहां गया है उसने कुछ अजीब बातें बताई हैं। लेकिन राजू और सुमित ने उसे मना लिया। रात का समय था। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। हवेली में चारों ओर मकड़ियों के जाले, टूटे फर्नीचर और अजीब सी आवाजें थीं। अचानक एक कोने से एक धीमी आवाज आई। कौन है? तीनों डर गए। नेहा ने कहा। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही। राजू ने साहस जुटाकर कहा। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ कौन रहता है। एक सफेद साया धीरे धीरे उनके सामने आया। यह एक पतली, बिखरे बालों वाली महिला थी, जिसके चेहरे पर हल्का डर था। उसने कांपते हुए कहा। तथा तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे मत डराओ। सुमित ने चौंक कर कहा। डराओ? तुम चुड़ैल हो और तुम हमसे डर रही हो?
चुड़ैल ने कहा। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब कोई इंसान मुझे देखता है, तो मैं डर के मारे भाग जाती हूँ। चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक साधारण लड़की थी। मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन जब मैं बड़ी हुई, तो गांव वालों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैं जादू करती हूँ। उन्होंने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया और मुझे जिंदा जला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती। मैं सिर्फ डरती हूँ कि कोई मुझे फिर से नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मैं सबको दूर भगाने की कोशिश करती हूँ। नेहा ने सहानुभूति से कहा। तुम्हें इस डर से बाहर निकलने की जरूरत है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। चुड़ैल ने कहा। मुझे मुक्त करने का एक ही तरीका है। इस हवेली में जो पुराना दर्पण है, उसमें मेरे सारे डर कैद हैं। अगर तुम उसे तोड़ दो, तो मैं आजाद हो जाऊंगी। राजू ने दर्पण को ढूंढने की ठानी। तीनों ने हवेली के सबसे गहरे कोने में एक पुराना दर्पण पाया। जैसे ही उन्होंने दर्पण को देखा, उसमें भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। नेहा ने कहा। यह दर्पण सचमुच डरावना है। शायद यही इसकी शक्ति है। राजू ने पत्थर उठाया और पूरे जोर से दर्पण पर मारा। दर्पण टूटते ही हवेली में तेज हवा चलने लगी और सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। चुड़ैल अब बदली हुई थी। उसका डरावना रूप गायब हो गया और वह एक साधारण लड़की की तरह दिखने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं आजाद हूँ। तुमने मेरा डर खत्म कर दिया। चुड़ैल ने धन्यवाद देते हुए कहा। अब मैं इस जगह को छोड़कर जा सकती हूँ। तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। तीनों दोस्त गांव लौटे और गांव वालों को बताया कि हवेली में कोई डरावनी चुड़ैल नहीं थी। वह सिर्फ एक डरपोक आत्मा थी जिसे इंसाफ चाहिए था। गांव वाले शर्मिंदा हुए कि उन्होंने उसकी मदद करने के बजाय उसे और तकलीफ दी थी। डरपोक चुड़ैल की कहानी ने यह सिखाया कि कभी-कभी डर के पीछे सिर्फ गलतफहमियां होती हैं। अगर हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। यह कहानी साहस, सहानुभूति और सच को सामने लाने की प्रेरणा देती है। एक गांव में दो दोस्त रमेश और सुरेश रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते थे। हालांकि दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। रमेश ईमानदार और मेहनती था, जबकि सुरेश थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करेंगे और उन्हें शहर में बेचकर पैसे कमाएंगे। वे सूरज निकलने से पहले ही जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में रमेश ने सुरेश से कहा। देखो सुरेश, हम दोनों भाई की तरह हैं। जो भी कमाई होगी उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। सुरेश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जंगल में चलते-चलते उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलने पर उनकी आंखें चमक उठीं। संदूक सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। रमेश बोला। भगवान ने हम पर दया की है। इसे बेचकर हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। सुरेश ने नकली खुशी जताते हुए हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि यह सारा खजाना उसे मिल जाए। सुरेश ने चालाकी से रमेश से कहा। देखो भाई, इस खजाने को यहाँ से उठाकर गांव तक ले जाना मुश्किल है। क्यों ना हम इसे यहीं छुपा दें और फिर अलग-अलग समय पर लेकर जाएं। रमेश को सुरेश पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वह उसकी बात मान गया। रात के समय सुरेश अकेले ही जंगल में वापस गया और संदूक से सारे सोने चांदी के सिक्के निकाल लिए। उसने वहां खाली संदूक छोड़ दिया। उसने सोचा कि सुबह रमेश को बताएगा कि किसी और ने खजाना चुरा लिया। सुबह
जब रमेश और सुरेश संदूक देखने पहुंचे तो वह खाली था। सुरेश ने झूठ बोलते हुए कहा, लगता है किसी ने खजाना चुरा लिया। लेकिन रमेश की नजर सुरेश के बर्ताव पर थी। उसने सुरेश के कपड़ों और जेबों की तलाशी ली और उसमें सोने के सिक्के पाए। सुरेश की बेईमानी पकड़ी गई। रमेश ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। रमेश ने सुरेश को सबक सिखाने के लिए गांव वालों को बुलाया। गांव के बुजुर्गों ने सुरेश को दंड दिया और रमेश की ईमानदारी की तारीफ की। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। इस घटना के बाद सुरेश ने अपनी बेईमानी छोड़कर ईमानदारी का रास्ता अपनाया। दोनों दोस्त फिर से साथ हो गए, लेकिन रमेश ने उसे एक बात सिखाई, दोस्ती में विश्वास सबसे जरूरी है। कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। राहुल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन आने में अभी वक्त था। तभी उसने देखा कि एक लड़की, माया, अकेली बैठी है, घबराई हुई। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। राहुल ने पास जाकर पूछा, आप ठीक हैं? कुछ मदद चाहिए? माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोली, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहती हूँ। राहुल को उसकी बातों में अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। ट्रेन चल पड़ी। राहुल और माया पास ही बैठ गए। थोड़ी देर में एक और व्यक्ति, करण, आकर उनके डिब्बे में बैठा। करण ने माया को देखते ही कहा। ओह माया, तुम यहाँ कैसे? माया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा। करण ने राहुल की ओर देखकर कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये मेरे एक दोस्त की बहन है। इसे मेरे साथ चलने दीजिए। राहुल को करण की मुस्कान में कोई गड़बड़ लगी। उसने माया से पूछा। क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं? माया ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। करण ने हंसते हुए कहा। अरे, ये डर रही है। मैं इसे घर ले जाने आया हूँ। राहुल को करण पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, यह लड़की जहाँ जाना चाहती है, उसे वहीं जाने दीजिए। ट्रेन रात के अंधेरे में एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहां एक वृद्ध महिला, दिव्या, छड़ी। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वे राहुल और माया के पास बैठ गईं। दिव्या ने माया को देखते ही कहा। बेटा तुम ठीक हो? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने बहुत कुछ सहा है। माया ने चौंक कर पूछा। आप मुझे कैसे जानती हैं? दिव्या ने कहा। मैं तुम्हारे गांव से हूँ। मुझे पता है करण ने तुम्हारे परिवार को धोखा दिया और तुम्हारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। करण ने गुस्से में कहा। ये सब झूठ है। आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। दिव्या ने किताब खोली और उसमें रखे दस्तावेज दिखाए। ये वही कागजात थे जो माया के परिवार की जमीन के थे। दिव्या ने कहा। करण ने इन्हें चुराने की कोशिश की थी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन यह भाग निकला। माया की आंखों में आंसू थे। उसने राहुल से कहा। अब मैं समझ गई कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। राहुल ने ट्रेन में मौजूद पुलिस को सूचना दी। करण को गिरफ्तार कर लिया गया। माया ने राहत की सांस ली और दिव्या को गले लगाते हुए कहा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आप अब सुरक्षित हैं। हमेशा अपनी आवाज उठाइए। ट्रेन जब अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची तो माया ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। राहुल और दिव्या उसके साथ थे। सच कभी न कभी सामने आता है। डर को त्याग कर सच्चाई के लिए खड़े होना ही असली साहस है।